हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू फीलिंग बेटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आई मेड ए वीडियो टुडे। वी स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम लोग सॉम भी बोलते हैं। यह एक सिविल ब्रांच का एक मेन सब्जेक्ट होता है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आगे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे आरसीसी या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। इसलिए हम लोग इसको केयरफुली स्टडी करेंगे। इससे जो है एसएससी, जेई, गेट, पीएसयू, आईएएस में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सो हम लोग केयरफुली इसको स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। यहाँ एक टर्म है मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब कहने का मतलब है मैकेनिक्स एक फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है फोर्स और उसके सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं जो कि किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा हो। तो यही होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसे हम लोग जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग बेसिकली करते क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग किसी भी बॉडी के स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट वी डील्स with the study of stress and deflection produced in the body। कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है उसके कारण जो है उस बॉडी में जो है स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। तो उसी को हम लोग इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करते हैं। इफ़ यू स्टडी स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन, अगर हम लोग पहले से ही नॉलेज रखते हैं वो स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन के बारे में, तो यह काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में कि कहाँ हम लोग को कौन सा बीम जो है डिज़ाइन करना है या किस लेंथ कैसा होना चाहिए, यहाँ पे किस सेक्शन पे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ टर्म्स जो है हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले आता है लोड। व्हाट इज लोड? लोड किसे कहते हैं? कोई भी फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि बॉडी पे लग रहा हो तो उसे हम लोग लोड कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नोन एज लोड। लोड का जो है यूनिट क्या होता है, तो जो फोर्स का यूनिट होता है वही जो है लोड का यूनिट होता है। द यूनिट ऑफ लोड इज सेम एज ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लोड्स लगने के कारण बॉडी पे जो है क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ लोड ऑन बॉडी, क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी भी बॉडी पे लोड लगने के कारण। तो कोई भी जो है जिस बॉडी पे जो है लोड लगते हैं तो वह जो है उसके शेप को चेंज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ लोड, एनी लोड acting on the body which change the shape and size of the body depending on the टाइप ऑफ लोड। ठीक है, कह रहा है कि एनी लोड, कोई भी लोड जो किसी बॉडी पे लग रहा हो तो वो क्या करता है कि उसके शेप एंड साइज को जो है चेंज कर देता है। और यह शेप एंड साइज जो है किस तरह चेंज हो रहा है वह किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ लोड। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड किसको बोलते हैं, तो द लोड या फोर्स इसको बोल सकते हैं, लोड को फोर्स ही बोलते हैं, एक्टिंग ऑन द बॉडी which change the या which increase the length of the body in the direction of the application of the force। तो जो टेंसाइल फोर्स किसको बोलते हैं, टेंसाइल लोड वह लोड जो किसी बॉडी पे लग रहा हो और उसको जो है उसके लेंथ में इंक्रीज कर रहा हो तो वह जो है टेंसाइल लोड कहलाता है। अब यहाँ पे और किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। तो यह डिपेंड करता है किस पे, कि जो जिस डायरेक्शन में जो है फोर्स सिस्टम काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है लेंथ जो है इंक्रीज करता है। ये देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे जो है पी लोड लग रहा है। पी लोड लगने के कारण इसमें जो है इसका इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी का जो है लेंथ जो है इंक्रीज करेगा। तो इसका लेंथ जो हो जाएगा इस तरह का कुछ हो जाएगा। इस तरह का जो है लेंथ हो जाएगा खींचने के बाद। ठीक है, इसे हम लोग टेंसाइल लोड बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड किसको बोलते हैं, तो द लोड which decrease the length of the body in the direction of the application of force।
इज नोन एज कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड में क्या होता है कि अगर ये किसी बॉडी पे जो है एक्ट कर रहा हो तो ये क्या करता है कि उस बॉडी के जो है लेंथ को जो है डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने का मतलब है कि उसको घटा देता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, फिगर के थ्रू। तो ये मान लीजिए बॉडी है, इसका डायरेक्शन इस तरह होता है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पी लोड से इसको पी लोड लगा रहे हैं, तो पी लोड लगाने के बाद जो है क्या करेगा कि ये साइज को जो है इस बॉडी के लेंथ को जो है, मान लीजिए इसका लेंथ एल है तो इस बॉडी के लेंथ को जो है कम कर देगा। तो इसका आफ्टर लोडिंग दिस शेप विल बी, जो है बॉडी जो है इस शेप में आ जाएगा। इसी को हम लोग जो है कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शियरिंग लोड। शियरिंग लोड किसको बोलते हैं? ये थर्ड नंबर तीसरा नंबर लोड है। द लोड विच affects the cause of sliding of one layer of one face of the body with another face of the body is known as shearing लोड। तो जो है शेयरिंग लोड क्या होता है कि वैसा लोड जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा हो तो वह स्लाइड होने का कोशिश करता हो, यानी कि किसी एक फेस के थ्रू वह स्लाइड करने का मतलब खिसकने का, ऐसे उस एक फेस और दूसरे फेस के थ्रू वो अपना शेप चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इस साइड पे फोर्स पी लगा रहे हैं, इस साइड पे फोर्स जो है पी लगा रहे हैं, तो इसका जो है शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्लाइड करेगा। तो इस लोड को जो है हम लोग शियरिंग लोड बोलते हैं। कहने का मतलब इस फेस पे लगेगा तो ये बॉडी कुछ जो है इस तरह का आ जाएगा, शेप करेगा। शियरिंग होने का मतलब है, तो इसी लोड को हम लोग जो है शियरिंग लोड बोलते हैं। ठीक है, तो दो फोर्स होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट जो इनका डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में होता है और पैरेलल होता है। यह शेयरिंग लोड में होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड किसको बोलते हैं? फोर्थ नंबर में the load which cause the curvature या और bending the body is known as बेंडिंग लोड। वैसा लोड जो किसी बॉडी के जो है उसमें जो है कर्वेचर बनाता है या बेंड करने की कोशिश करता है, तो वैसे हम लोग लोड को जो है बेंडिंग लोड बोलते हैं।
मान लीजिए कोई बॉडी हो गया, एक बॉडी हो गया, मान लीजिए इस पे कुछ फोर्स लग रहा हो P, तो इस P फोर्स के कारण या जो बॉडी है वो कर्वेचर बनाने का यानी कि बेंड करने का कोशिश करेगा, जैसे इस तरह इसको हम बोल सकते हैं। लोड लगने के कारण जो है इसका शेप जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो इस लोड को जो हम लोग बेंडिंग लोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्विस्टिंग लोड। ट्विस्टिंग लोड, the effects produced by the two couple acting on the end of the body in opposite direction, so as the one end of the body will rotates about longitudinal axis with the other end of the body is known as ट्विस्टिंग लोड। ट्विस्टिंग लोड किसको बोलते हैं? यह जो है वैसा, इसमें क्या होता है कि जो दो कॉपल जो है अपोजिट डायरेक्शन में किसी बॉडी के एंड पे लगते हैं, तो इसका एक एंड जो है वो क्या करता है कि रोटेट, ये मान लीजिए बॉडी है, इस पर दो कॉपर लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो ये कॉपर लगने के कारण यह जो है एक एंड जो है रोटेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे एंड के थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। मान लीजिए इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमाने में उसी को जो है हम लोग यानी कि इस तरह कर रहे हैं, मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब घूम रहा है इसको, तो वही हम लोग बोलते हैं उसको ट्विस्टिंग लोड। इसका फिगर से समझिए, देखिए कैसे होता है। कोई भी मान लीजिए रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो उसको आफ्टर द लोड इसका शेप जो है इस तरह का कुछ होगा। मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इस तरह को जो बॉडी रखा है, इस बॉडी को जो है हम लोग किसी कॉपर लगने के बाद, एक इस डायरेक्शन में कॉपर लग रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में, इस तरह कॉपर लगने के कारण इसका जो यह जो है एक दूसरे के यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग जो है यह रोटेट कर रहा है, यानी कि ट्विस्ट कर रहा है। इस कारण हम लोग जो है इसको जो है ट्विस्टिंग लोड बोलते हैं। बेंडिंग लोड में क्या होता था कि यह जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो है ट्विस्ट कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि वह लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के थ्रू बेंड करता है।
इस तरह कुछ जो है, इसको अगर ऊपर से फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरह का बेंड करेगा, यानी कि लेटरल जिसको एक्सिस बोलते हैं उसके थ्रू जो है वह रोटेट करता है। तो इस तरह हम लोग जो है 5 लोडिंग के बारे में पढ़ लिए। आइए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ टर्म्स जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आगे आप लोग जो भी आरसीसी पढ़िएगा और या स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़िएगा उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें अगर आप पहले से ही पढ़े होंगे तो आरसीसी और जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने में आपको सुविधा होगी। तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? वैसा बॉडी या वैसा मटेरियल जिसका की जो है शेप और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। मीन्स दैट द मटेरियल हैविंग definite shape and volume is known as rigid body या सॉलिड बॉडी। वही लिखा है मैंने जो डिफाइन में बोला है कि जिसका कि शेप एंड वॉल्यूम जो है डिफिनिट रहता है, तो वैसे बॉडी को हम लोग जो है रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? यानी कि वैसा फोर्स जो कि किसी बॉडी पे लगकर उसके शेप एंड साइज को चेंज करे, ना कि उसके रेस्ट या मोशन को जो है चेंज करे। तो वैसे हम लोग फोर्स को जो है डिफॉर्मिंग फोर्स करते हैं। याद रखिएगा, इस डिफॉर्मिंग फोर्स वैसा फोर्स है जिसमें कि जो है किसी बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज होता है, ना कि उसके रेस्ट या मोशन में। मीन्स दैट द फोर्स which change the shape and size of the body is known as डिफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब है डिफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हैं या लोड जो भी हो, तो वैसा लोड जो कि किसी बॉडी के शेप एंड साइज में चेंजिंग लाए, ना कि उस यानी कि कोई भी मान लीजिए बॉडी मोशन में कर रहा है तो उसको फोर्स लगाने के बाद रोक दे, या कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगा के मोशन में दे, वैसा फोर्स नहीं। वैसा फोर्स है या जो कि सिर्फ बॉडी के जो है शेप एंड साइज में चेंजिंग लाए, तो उसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बता सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? कोई बात नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स जो है या किसी बॉडी का जो है इंटरनल फोर्स होता है, या किसी बॉडी में इंटरनली जो फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम लोग जो है रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच responsible to bring the original shape and size of the body
इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं? तो वैसा फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में बॉडी को लाने के लिए। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं तो बॉडी में क्या होता है कि एक इंटरनली जो है फोर्स डेवलप होता है, जिसके थ्रू जो है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की चेष्टा करता है। तो वैसे फोर्स को हम लोग जो है रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यह जो है इट इज एन इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस इन द बॉडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या है? देखिए, इलास्टिक बॉडी वैसा बॉडी जो कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव करने के बाद वैसा बॉडी जो कि अपने ओरिजिनल शेप में या साइज में आ जाता है तो उसे हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। मीन्स दैट द बॉडी विच the body that returns to original shape and size after the removing of deforming force is known as elastic body। मीन्स दैट कि वैसा बॉडी जो है जो कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न हो जाता है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के हाथ जैसे ही मान लीजिए हम इस बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे इस पे तो इसका शेप जो है डिक्रीज करेगा। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसका शेप जो है डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हटा दे रहे हैं तो ये क्या करेगा कि अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न कर जाता है। तो वैसे बॉडी को जो है हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब आते हैं इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? इलास्टिसिटी क्या होता है कि अब इस बॉडी का जो है प्रॉपर्टी होता है। मीन्स it is the property of a material by which the body returns to original shape and size after the removing of deforming force is known as इलास्टिसिटी। मीन्स कहने का मतलब है कि यह एक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू जो है बॉडी जो है रिटर्न करता है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स कहने का मतलब है कि बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में जो है रिटर्न हो जाता है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उस बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। बट यह जो क्या होता है एक प्रॉपर्टी होता है इस बॉडी का, इलास्टिक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी, जिसके थ्रू जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड
साइज में रिटर्न कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर रिजिड ए बॉडी इज मोर इलास्टिसिटी, मतलब कि जितना बॉडी जो है रिजिड होगा उतना ही ज़्यादा वो बॉडी जो है इलास्टिक होगा। इस कारण से जो है स्टील जो है मोर इलास्टिक बॉडी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी जस्ट उसका अपोजिट होता है इलास्टिक बॉडी का, मीन्स द बॉडी डज नॉट रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप एंड साइज after the removing of deforming force। is known as प्लास्टिक बॉडी। कहने का मतलब है कि वैसा बॉडी जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद भी वह जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं करता हो, तो वैसे बॉडी को जो है हम लोग प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिसिटी। ये भी जो है प्रॉपर्टी हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ ए material by which the material does not returns to original shape and size after the removal of deforming force is known as प्लास्टिसिटी। जिस तरह जो है इलास्टिसिटी जो है प्रॉपर्टी होता था इलास्टिक बॉडी का, उसी तरह जो है प्लास्टिसिटी जो है प्रॉपर्टी होता है प्लास्टिक बॉडी का। कहने का मतलब है कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, जिसके थ्रू जो है वह जो है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं करता है आफ्टर द रिमूविंग ऑफ या रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। प्लास्टिसिटी का जो है बेस्ट एग्जांपल है पैराफिन वैक्स या क्ले मतलब जो मिट्टी है वो इसका जो है प्लास्टिक मोर जो है प्लास्टिसिटी होता है। क्ले में आप कोई भी लोड लगा के देखिए और रिमूव कर लिए तो आपने जो है जिस शेप में हो गया उसी शेप में रहेगा, वह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वह रिटर्न नहीं करता है। इस तरह जो है हम लोग कुछ टर्म्स देखें। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस तरह हम लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है टर्म्स देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेसेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है,
इसके हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सोल्विंग करेंगे। आज कुछ ये कुछ पार्ट जो है थ्योरी है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए बोरिंग होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जो है कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज नथिंग, जब हम लोग किसी भी बॉडी पे जो है फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी के अंदर जो है उस फोर्स लगाते हैं तो उस पे जो है वो बॉडी जो है अपना शेप एंड साइज चेंज होता है। बट मटेरियल जो है चाहता है कि वो आप मटेरियल के जो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके थ्रू जो है बॉडी में जो है एक फोर्स डेवलप्ड होता है जो कि डिफॉर्मेशन होने से रोकता है। डिफॉर्मेशन करने का मतलब है कि उसका लेंथ या तो जब इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा है तो उसके प्रति जो है वह रेसिस्टेंस पैदा करता है। मीन्स इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, द रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the body which restrain the deformation of body is known as stress। या और में हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, C/S को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इज नोन एज स्ट्रेस। यानी कि जो है यह जो है स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि यह एक रेसिस्टिंग फोर्स होता है जो कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन का जो है पर यूनिट एरिया पर होता है किसी भी बॉडी के, जो कि डिफॉर्मेशन होने से जो है उसको रोकता है। तो उसी को हम लोग जो है स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस का जो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को जो है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जिस क्रॉस सेक्शन पे लगता है तो उसी का हम लोग को एरिया लेना होता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू F अपॉन एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। यूनिट कौन कौन सा होता है, तो एक SI सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है। तो हम लोग SI यूनिट सिस्टम में देखेंगे कि स्ट्रेस का जो है यूनिट क्या होता है। तो जो है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर न्यूटन पर होता है कि मीटर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और MKS
यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होता है। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल जो है यह एक सीजीएस यूनिट होता है स्ट्रेस का, मीन्स 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यह जो है आप लोग वैल्यू रिमेंबर कर लीजिएगा। इसमें टर्म जो है न्यूटन, न्यूटन क्या है नोट में इसको करके लिखिएगा। इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। Newton is a force acting on a mass of 1 kg which produce an acceleration of 1 meter per second square, means 1 Newton is equal to 1 kg plus 1 meter per second square, means 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 1 न्यूटन हम लोग कहते हैं। 1 न्यूटन जो है वह फोर्स है जिसके थ्रू किसी 1 केजी मास पे लगने के बाद उसमें जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो फार्मूला जो है आप लोग इसको, ये फार्मूला जो है आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मीन्स 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसको हम लोग जो है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लाएंगे, तो यानी कि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए 1 mm स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/1000 गुना 1/1000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 1/10⁶ मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग जो है इतना के बराबर लिख सकते हैं, मीन्स 1 न्यूटन डिवाइड 1/10⁶ मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 10 ये जो डिवाइड में ये ऊपर चल जाएगा 10⁶ न्यूटन पर